गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th की अकाउंट्स। बट आपकी आज फर्स्ट क्लास है 11th में और अकाउंट्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो पहली क्लास को बहुत ध्यान से समझना और अच्छे से फोकस करना। करें स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आए हो? अकाउंट्स। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। कि अगर आप अकाउंट्स पढ़ने आए हो तो अकाउंट्स का मीनिंग क्या समझते हो आप? तो सबसे पहले आप लोग सोचिए कि अकाउंट्स क्या होती होगी आपके अकॉर्डिंग। अब आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि सर अकाउंट्स मतलब कुछ बिजनेस में यूज होता है, कुछ लिखते हैं। डैड को देखा होगा कभी बिजनेसमैन को, राइट? और अकाउंट्स का मतलब कि सर प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, टैक्सेस भरते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक आइडियाज हैं जो आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो अब ध्यान से सुनना कि अकाउंट्स होती क्या है। अकाउंट्स हमारे घर पे भी होती है। जो आपके डैड हैं वो भी अकाउंट्स बना रहे हैं, बट आपने कभी सोचा नहीं इस बारे में। कैसे बना रहे हैं, सुनना ध्यान से। सपोज आपके डैड की इनकम है 1 लाख, आपके डैड 1 लाख कमा के लाए। ठीक है, सपोज आपके डैड की इनकम, या मैं बोलता हूँ सैलरी, अगर जॉब करते हैं तो उनके पापा की सैलरी है 1 लाख। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या ये पॉसिबल है कि ये पूरे के पूरे 1 लाख वो जाके बैंक में सेव कर लें? मान लो एसबीआई बैंक में उनका अकाउंट है, क्या ये पॉसिबल है कि पूरे के पूरे 1 लाख जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दें, सेव कर लें? ये पॉसिबल नहीं है। सोचो क्यों? क्योंकि घर के कुछ खर्चे हैं, कुछ बेसिक नीड्स, वो खर्चे भी तो होंगे। तो सारा पैसा कैसे सेव हो सकता है, राइट? तो घर के कौन से खर्चे होते हैं? सबसे पहले तो जब पापा 1 लाख कमा के आएंगे ना, तो सबसे पहले आके मम्मी आ जाएगी और मम्मी क्या बोलेगी आके कि देखो जी, घर का राशन तो मैं लाती हूँ, फ्रूट्स सब्जियां सब मैं लाती हूँ, तो 20,000 तो मुझे दे दो। एक बेसिक अमाउंट तो 20,000 वो ले जाएंगी। सही बात है। फिर उसके बाद आप आ जाओगे, पापा स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, तो ऐसे फीस के नाम पे करते करते 10,000 तो आप भी ले जाओगे, स्कूल और ट्यूशन की मिला के। ठीक है, 2 मिनट के बाद आपकी मम्मी घूम फिर के दोबारा वापस आ जाएगी कि देखो जी, इसमें ना सिर्फ राशन आएगा, सब्जी आएंगी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, जो कार के एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब मैं नहीं पे करूंगी। तो बेसिकली बिल्स का खर्चा आएगा पापा के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, जो हो गया 5,000। ठीक है, 2 मिनट बाद आप भी आ जाओगे घूम फिर के मम्मी के साथ, पापा ये तो आपने दी है फीस, व्हाट अबाउट माई पॉकेट मनी? मुझे मूवीज जाना है, फ्रेंड्स के साथ डोमिनोज पे जाना है, रेस्टोरेंट्स पे जाना है, तो पापा पॉकेट मनी भी तो दो। 5,000 आप भी ले गए। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऐसे करते करते 40,000 के खर्चे हो गए आपके पापा के। एक दिन के अंदर 40,000 तो खर्च हो गए। तो बचे कितने? 1 लाख में से अगर 40 गए तो 60,000 बच गए। इसको तो वो सेव कर सकते हैं ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो जो पैसा वो सेव करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेविंग्स, या हम बोल सकते हैं उनका प्रॉफिट जो बच गया, वो कितना हो गया? 60,000। पॉइंट क्या है, आपके डैड हमेशा हर महीने घर में ये सब डायरी में लिखते होंगे कि 1 लाख मैंने कमाया, 40,000 खर्च कर दिए और 60 बचाया जो मैं बैंक में डाल रहा हूँ। करते होंगे। तो यही तो होती है अकाउंट्स। बस फर्क ये है कि घर पे जो अकाउंट्स होती है वो छोटे लेवल पे होती है, वो डेयरी में आराम से आ जाएगी। लेकिन जो बिजनेस में अकाउंट्स होती है वो बड़े लेवल पे होती है, और बड़े लेवल पे जो अकाउंट्स होती है वो हम कंप्यूटर के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, कंप्यूटराइज फॉर्म में। करेक्ट? तो अकाउंट्स, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अकाउंट्स मतलब हिसाब किताब रखना कि कितना कमाया, कितना खर्च कर दिया और अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना बचा। करेक्ट? सो दिस इज योर अकाउंट्स। तो अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो आप लोग हेडिंग लिखिए, की टर्म्स यूज्ड इन अकाउंट्स। की टर्म्स यूज्ड इन अकाउंट्स। की मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ अकाउंट्स की बेसिक बातें जो बहुत जरूरी है समझना, जो पूरे साल काम आएंगी। सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। आप लोग बस हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद रुक जाओ।
ठीक है, लिख ली कैपिटल। चलो अब बताओ आप लोग क्या सोचते हो कि कैपिटल क्या होती होगी आपके अकॉर्डिंग? कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर कैपिटल मतलब कुछ पैसा, शायद मनी की फॉर्म में। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज आपकी 12th हो गई, 2 साल बाद तो हो ही जाएगी, एंड सपोज आपको उसके बाद पढ़ने का मन नहीं है आगे। ऐसा करना नहीं है, पढ़ाई पूरी करना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। बट मान लो 2 मिनट के लिए कि आपको पढ़ने का मन नहीं है। ठीक है, आप गए अपने पापा के पास कि पापा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, बिजनेस करना है। पापा ने कहा अच्छा बेटा क्या बिजनेस करेगा? तो आपने कहा पापा मुझे मॉल के अंदर एक शॉप खोलनी है गारमेंट्स की, कपड़ों की, और मैं ये कपड़े सेल करूँगा, ब्रांडेड कपड़े रखूँगा। ठीक है, पापा ने कहा ओके बेटा कर ले, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ, ब्लेसिंग्स पूरी हैं। ठीक है, बट आपने कहा पापा सिर्फ ब्लेसिंग से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी चाहिए आपसे। पापा ने कहा क्या चाहिए बेटा? तो आपने कहा पापा कैश, ऑब्वियसली, क्योंकि 12th पास आउट हो, बैंक तो आपको लोन देगा नहीं और आपने कमाया कुछ है नहीं, तो पापा ही काम आएंगे। पापा को आपने बोला पापा मुझे कैश चाहिए, तो पापा ने कहा बेटा कितना कैश चाहिए? तो आपने कहा पापा 15-20 लाख सपोज। ठीक है, मान लो पापा का मूड बहुत अच्छा था, उन्होंने आपको कुछ नहीं बोला, उन्होंने सीधा बेडरूम में गए, बेड के अंदर जो कैश होता है ना, बिजनेसमैन के बेड में होता ही है नॉर्मली, समझ गए होगे, वो कैश निकाला 15-20 लाख और आपको दे दिया कि जा बेटा बिजनेस कर ले। ठीक है, जी ले अपनी ज़िंदगी, कर ले बिजनेस। तो जो कैश आपको मिल गया उससे आप बिजनेस अपना स्टार्ट करोगे। तो जिस पैसों से आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो जिस पैसों से आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल मतलब वो पैसा जो आपने बिजनेस में लगाया, भले ही आप खुद कमाओ, भले ही आप पापा से लो, भले ही बैंक से लोन लो, जो पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हो दैट इज कॉल्ड कैपिटल, मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो अब लिखिए कैपिटल की डेफिनेशन, अमाउंट इन्वेस्टेड in the business, amount invested in the business, full stop. It may be in the form of money or assets। अब ये नया वर्ड आ गया assets, स्पेलिंग लिखना ASSETS, ASSETS। It may be in the form of money or assets, comma, having a monetary value, ठीक है, लिख लिया होगा। अब एक बार दोबारा देखते हैं, कैपिटल क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, या तो पैसे लगाए, या एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या होते हैं अभी सीखेंगे। हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी के फॉर्म में जो होते हैं। ठीक है, तो आप बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करते हो? या तो कैश इन्वेस्ट करते हो या एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं, लेट्स सी। सो गाइस, अब हम सीखेंगे आज का सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म which is assets, ASSETS, assets। कभी सुना है आपने ये वर्ड assets? शायद कभी सुनो। एनी आइडिया क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी चीज जो हमारी है एंड जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज एन एसेट। दोबारा सुनना, कोई भी चीज जो हमारी है एंड जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सके, वो होता है एसेट। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके घर में एसी लगा हुआ है वो आप ही का ही है और उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो एसेट है। भले कम में बिकेगा, सेकेंड हैंड है, आई नो डैट। तो आपको लग रहा होगा कि सर अगर हमने वो 25,000 का लिया था, आज तो वो 10,000 में जाएगा, बट तो भी कन्वर्ट तो हो रहा है कैश में, तो वो एसेट है। एक और एग्जाम्पल, जो आपकी कार है वो भी आपका एसेट है।
भले ही आपने 5 लाख की ली हो, आज वो 2 लाख की बिकेगी, बट बिक तो जाएगी ना, कैश में कन्वर्ट तो हो जाएगी, तो वो एसेट है। जो आपकी मोटर बाइक है वो भी आपका एसेट है। जो आपका आईफोन है या कोई अच्छा सा फोन है, स्मार्टफोन, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो भी एसेट है। आपका लैपटॉप आपका एसेट है, ठीक है। जो आपकी मम्मी के पास ज्वेलरी है, ओरिजिनल गोल्ड, जो गोल्ड या डायमंड है, वो सब भी एसेट है। बट जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो नहीं है, क्योंकि वो सेल नहीं होता, ठीक है। तो जो ओरिजिनल गोल्ड है वो एसेट है। और क्या हो सकता है? जहाँ पे आप रहते हो, जो आपका घर है, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, खुद की खरीदी हुई, रेंट वाली नहीं, जो खरीदी हुई प्रॉपर्टी है वो आपका एसेट है, राइट। बट एक बात ध्यान रखना, आपका घर आपका एसेट है, आपके पड़ोसी का घर आपका एसेट नहीं है, वो उसका एसेट है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो हमारी है वो हमारा एसेट है, जो दूसरे की है वो उसका एसेट है। एक और, जो आपके डैड का बैंक में बैलेंस पड़ा है, बैंक बैलेंस, वो भी आपका एसेट है। वो जब चाहे उसमें से कैश निकाल के ला सकते हैं, एटीएम से या ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद जो आपके डैड के बेड में कैश पड़ा है, ठीक है, जो बिजनेसमैन के बेड में होते हैं, वो भी तो उनका एसेट है। भले ही वो कैश की फॉर्म में है, बट है तो उनका एसेट ही। तो एसेट मतलब या तो जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, या जो खुद कैश की फॉर्म में है, राइट। तो एसेट कोई भी चीज जो हमारी है और जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, दैट इज एन एसेट। लेकिन जो आपके कपड़े हैं, शर्ट्स, पैंट्स, ये आपके एसेट नहीं है। रीजन, ये आपने खरीदे, पहने और उसके बाद डंप किए, आप इनको आगे बेच नहीं सकते, ठीक है। जो ये वॉच है, अगर ये कोई सस्ती सी वॉच है तो ये कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, तो ये खर्चा है, एक्सपेंस, ये एसेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये रोलेक्स की वॉच होती तो ये एसेट होती, क्योंकि वो सेल हो सकती है। क्लियर? तो एसेट कोई ऐसी चीज जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं। तो अब लिखेंगे एसेट्स की डेफिनेशन, एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन टू which money value can be attached, money value can be attached, full stop. In other words, anything which will enable the person, anything which will enable the person to get cash in the future, full stop. It is either in form of cash, it is either in form of cash or can be converted into cash. It is either in form of cash or can be converted into cash. Full stop. For example, land, furniture, goods. ये गुड्स क्या होते हैं अभी बताता हूं, लिख लो। गुड्स, मशीनरी, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, कैश, व्हीकल, एसेट्रा। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। अब ध्यान से देखना एक बार और। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। तो एसेट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो हमारी है, जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, या जिसके साथ कोई कैश की वैल्यू है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल इनेबल द पर्सन टू गेट कैश इन द फ्यूचर। कोई भी चीज जिससे हमें कैश मिल जाए, ठीक है। इट इज आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश, या तो खुद कैश हो, वो भी एक एसेट है, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, या कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। लैंड तो आपको पता ही है, प्रॉपर्टी।
फर्नीचर जिसमें एसी, आपका डाइनिंग टेबल, सब कुछ आ गया। गुड्स क्या होते हैं ये ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको बताया था कि इस जो कपड़े होते हैं, जो हम कपड़े खरीदते हैं पहनने के लिए, ये हमारे एसेट्स नहीं है, ये तो एक्सपेंस है, क्योंकि खरीदा, पहना, डंप किया। लेकिन मान लो आप क्लोथ्स या गारमेंट्स खरीदते हो आगे सेल के लिए, आपका लिवाइस का काम है, आप 5 लाख के कपड़े खरीद के लाए ताकि आगे बेच सको। अब ये तो खर्चा नहीं है, ये तो बिकेगा, तो ये आपका एसेट है। तो गुड्स क्या होते हैं जिसका आप काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो गुड्स हो गए। आप फर्नीचर का काम कर रहे हो तो वो आपके लिए गुड्स हो गए। आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का काम कर रहे हो तो वो आपके लिए गुड्स हो गए। आप स्टेशनरी का काम कर रहे हो तो जो पेन पेंसिल्स वो आपके लिए गुड्स हो गए, ठीक है। मशीनरी, अगर आप मान लो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो वो मशीनरी आपका एसेट है, क्योंकि वो भी 10-20 लाख की होती है और कैश में कन्वर्ट हो सकती है। ज्वेलरी, जो मम्मी की ज्वेलरी आई टोल्ड यू, बैंक बैलेंस, कैश, व्हीकल, एसेट्रा, ठीक है। अब आप ये सोचो एसेट्स हमारे लिए अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है? एसेट्स तो अच्छी बात है, जितने होंगे उतना अच्छा। और एसेट से पैसे आएंगे या जाएंगे? एसेट से पैसे आएंगे, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इससे पैसे आएंगे, ठीक है। ये साइड में लिख लो अपनी लैंग्वेज में, काम आएगा, याद करने में आसानी रहेगी। क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट टर्म। सो गाइस, आज की थर्ड डेफिनेशन विच इज लाइबिलिटी। स्पेलिंग है LIABILITY, पहले LI उसके बाद एबिलिटी। ये वर्ड सुना है आपने कभी, लाइबिलिटी? अगर ये वर्ड ना भी सुना हो तो कभी लोन तो सुना होगा। लोन क्या होता है? मतलब हम स्कूल में कभी उधार लेते हैं आपस में फ्रेंड्स में। जैसे मान लो आपको 500 की नीड है तो कभी कभी आप अपने फ्रेंड से लेते हो कि दियो भाई 500 रुपये, है ना। वैसे ही बिजनेस में जब हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेसमैन को, तो हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि हमें लोन दे दो, राइट। और बैंक से 10-20 लाख का लोन ले लेते हैं। लेकिन स्कूल के उधार में और बिजनेस के उधार में 3 डिफरेंस होते हैं। क्या आपको पता है क्या डिफरेंस होते हैं? एक तो बहुत जल्दी गैस कर लिया होगा कि सर स्कूल के उधार में इंटरेस्ट नहीं होता, बिजनेस के उधार में इंटरेस्ट होता है, वहाँ तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, सुना होगा, पहला डिफरेंस। दूसरा, स्कूल का उधार नॉर्मली छोटे अमाउंट का होता है, 500, 1000, राइट। बिजनेस का उधार नॉर्मली बड़े लेवल पे होता है, 10 लाख, 20 लाख। 2 डिफरेंस हो गए। एक और डिफरेंस होता है, स्कूल का उधार हम कभी वापस नहीं करते। हम फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि छोड़ना यार, पार्टी ले लियो बाद में। बट बिजनेस का उधार वापस करना पड़ता है। अगर आप वापस नहीं करोगे ना तो जेल जाना पड़ेगा थोड़े से टाइम के लिए। क्लियर? तो स्कूल का उधार वापस करो या ना करो चल जाएगा, बिजनेस का उधार तो वापस करना ही है। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली लोन। इसको सिंपल वर्ड में बोल सकता हूं, इट इज अमाउंट पेबल, फॉर एग्जाम्पल लोन टेकन, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है तो इसका मतलब आपके सर पे कोई लोन है, एक टेंशन है कि पैसा वापस करना है जिससे उधार लिया हुआ है, राइट। तो इसमें क्या होगा, अगर आपके ऊपर ज्यादा लाइबिलिटी है तो वो अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब अभी आपने बहुत सारे पैसे चुकाने हैं तो बेसिकली पैसे जाएंगे, ठीक है। उधार के टाइम तो आ गए वो अलग बात है, बट फिलहाल अगर आपके सर पे लाइबिलिटीज हैं इसका मतलब काफी पैसा जाना बाकी है अभी, ठीक है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा रहता है, और एसेट्स जितने ज्यादा हो ऑब्वियसली उतना अच्छा रहता है। क्लियर? तो ये थी आपकी कुछ बेसिक टर्म्स। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करेंगे। सो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। सबसे पहले जब आप अपनी 11th की बुक देखोगे, TS गरेवाल या फिर DK गोयल, नॉर्मली ये 2 बुक्स हैं जो फॉलो होती हैं, TS गरेवाल या DK गोयल, ठीक है। एंड मोस्टली ट्यूशंस में TS गरेवाल फॉलो करवाते हैं। तो जब आप ये बुक देखोगे, इसका कवर पेज देखोगे, तो इस पे आपको एक कॉमन वर्ड्स दिखेंगे, चाहे आप ये बुक देखो या ये बुक देखो। हर बुक पे कुछ आपको दिखेगा और वो वर्ड्स हैं डबल एंट्री। अकाउंट्स की बुक पे आपको ये वर्ड्स दिखेंगे कवर पेज पे, डबल एंट्री,
ठीक है, ऑब्वियसली आपने ये पहली बार सुना है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ये डायरेक्टली मैं आपको समझाता हूँ। डबल एंट्री का मतलब होता है अकाउंट्स में हर चीज के दो इम्पैक्ट होते हैं। आप बिजनेस में कुछ भी करो, हर चीज के दो इम्पैक्ट होंगे। तो आपको इसके नीचे लिखना है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इम्पैक्ट्स। ठीक है, डबल एंट्री का मतलब अकाउंट्स में आप कुछ भी करो उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, और ये मैं आपको अभी प्रूफ करके दूंगा। ठीक है, बात करते हैं आपके घर से। सपोज आज आपका मैंगो खाने का मन है, मैंगोस आम खाने का मन है। आपने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे मैंगो लेके दो। ठीक है, मम्मी ने कहा ठीक है बेटा अभी ले लेते हैं। उसी टाइम आधे घंटे बाद बाहर से एक जा रहे थे भैया जिसके पास मैंगो थे, जो फ्रूट्स वाले वेंडर आते हैं वो थे। ठीक है, तो आपकी मम्मी ने पूछा हाँ जी भैया कितने के दिए मैंगो? तो उसने कहा बहन जी 100 रुपये किलो। तो आपकी मम्मी ने क्या बोला, इंडियन लेडीज़ की ना एक आदत होती है, ठीक है समझ ही गए होंगे, जो इंडिया की लेडीज़ हैं उनकी क्या आदत होती है, बार्गेनिंग करने की। तो आपकी मम्मी ने बोला नहीं भैया मैं तो दूंगी 80 रुपये। तो उसने कहा ठीक है 80 रुपये दे दो। तो आपकी मम्मी ने 80 रुपये किलो के हिसाब से मैंगोस खरीद लिए। अब आप ये सोचो कि आपके घर में क्या आया, आपके घर में क्या आया। तो आप ये बोल सकते हो कि सर फ्रूट्स मैंगोस आ गए, मतलब इंक्रीज हो गए, इंक्रीज, राइट। और आपके घर से क्या गया, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि पैसे गए, कैश डिक्रीज हो गया। तो देखा जाए तो दो इम्पैक्ट हो गए ना, एक चीज बढ़ गई, एक चीज कम हो गई। तो आप कुछ भी करो, कोई भी ट्रांजैक्शन करो, अकाउंट्स में सबके दो इम्पैक्ट पक्का होंगे। ठीक है, अब आप में से कुछ को लगेगा कि सर क्या ये जरूरी है कि हमेशा एक इंक्रीज और एक डिक्रीज? ये जरूरी नहीं है, कभी कभी दोनों इंक्रीज भी हो जाते हैं, दोनों डिक्रीज भी हो जाते हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, पॉइंट क्या है, अकाउंट्स में हर चीज के दो इम्पैक्ट जरूर होंगे। क्लियर? तो गाइस अब कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखिए, गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ, गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, और आपको ये बताना है कि उसमें कुछ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दो इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। लिख लिया? अब बहुत ध्यान से सुनना। सपोज 12 के बाद बिजनेस करना है, पापा से पैसे मांगे, पापा ने 20 लाख रुपए दे भी दिए। ठीक है, और बिजनेस क्या करना है, मॉल में शॉप खोलनी है, किसकी, गारमेंट्स की, कपड़ों की, ब्रांडेड क्लोथ्स रखेंगे और उसको सेल करेंगे। लेकिन अगर आपको ब्रांडेड क्लोथ्स रखने हैं तो पहले खरीदने भी तो पड़ेंगे, तभी तो बेचोगे। तो मान लो आपने लिवाइस के, जॉन प्लेयर्स के, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के शर्ट्स लिए और जीन्स ली। तो सपोज आपने 2 लाख के गुड्स खरीदे, गुड्स मतलब वो कपड़े। ठीक है, तो आप सोचो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या होगा। अगर आपने 2 लाख की शर्ट्स खरीदी हैं अपनी शॉप के लिए, तो क्या आया और क्या गया, सोचो। सबसे पहले तो क्लोथ्स आ गए, क्लोथ्स मतलब गुड्स आ गए, तो शॉप के अंदर गुड्स हो गए इंक्रीज, गुड्स तो बढ़ गए। और क्या चला गया, पैसे दिए होंगे, तो कैश हो गया डिक्रीज, वो तो गया। ठीक है, तो पॉइंट बन गया, गुड्स हो गए इंक्रीज और कैश हो गया डिक्रीज। क्लियर? तो दो इम्पैक्ट हो गए, गुड्स बढ़ गए और कैश कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब सुनना, आपने गुड्स तो खरीद लिए, गुड्स मतलब जीन्स और शर्ट्स, बट उनको रखोगे कहाँ?
ऐसे थोड़ी रखोगे फ्लोर पे और लोगों को बोलोगे आके देख लो, ऐसे तो होगा नहीं। गुड्स को हमेशा एक प्रॉपर तरीके से रखा जाता है, फर्नीचर पे, रैक्स पे, राइट। तो उसके लिए आपने फर्नीचर खरीदा ताकि उन गुड्स को, उन शर्ट्स को, जीन्स को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में रख सकें। तो अब आप सोचो क्या आया क्या गया। अगर आपने फर्नीचर खरीदा फॉर कैश तो फर्नीचर आया, तो आपके बिजनेस में, आपके शॉप में फर्नीचर तो हो गया इंक्रीज, और कैश बढ़ेगा या कम हो गया। अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो कैश क्या हो गया, गया, तो कैश हो गया डिक्रीज। तो पॉइंट बन गया फर्नीचर, फर्नीचर हो गया इंक्रीज और कैश हो गया डिक्रीज। यहां तक ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने गुड्स तो रख लिए, सजा दिए अच्छे से, अब कस्टमर आया और आपने गुड्स बेचे फॉर कैश। अब सोचो कि क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो गुड्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, आपकी शॉप से कम हो जाएंगे। और कैश की बात करें तो अब गुड्स बेचे हैं तो कैश तो आया, तो कैश हो गया इंक्रीज। तो अब क्या हो गया, गुड्स डिक्रीज, गुड्स कम हो गए और कैश हो गया इंक्रीज। ठीक है, आई होप थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब पहले आप लोग आराम से यहां तक लिख लीजिए। तो अब करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना। स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। अब सुनो ध्यान से, अभी तक जो हमने पॉइंट्स किए, आप गुड्स खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, सब कुछ खरीद रहे हो, बट पैसा कहाँ से आया। एक पॉइंट मैंने मिस किया था जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपको अब समझ आएगा, पहले समझाता तो समझ में ना आता। अब पॉइंट ये है कि आप गुड्स खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, पैसा आया कहाँ से। पैसा आया था पापा से, याद होगा आपको। 20 लाख रुपए किसने दिए थे, आपके डैड ने। अब आपको ये सोचना है, जब पापा ने 20 लाख रुपए दिए और आप उसको यहाँ लेकर आ गए बिजनेस में, अब बिजनेस स्टार्ट तो कर रहे हो, बट जो अकाउंटेंट है वो सब कुछ रिकॉर्ड तो करेगा। ठीक है, तो बेसिकली 20 लाख रुपए ले आए आप और अब अकाउंटेंट को बोल रहे हो चल भाई अकाउंट्स बना। ठीक है, तो उसने 2 इम्पैक्ट दिखाने हैं। अब सोचो वो 2 इम्पैक्ट क्या दिखाए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सबसे पहले ये सोचो। अगर आप पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उनका कैश तो कम हो गया, उन बेचारे ने तो आपको 20 लाख रुपए दे दिए, बट प्रॉब्लम ये है कि अकाउंट्स बिजनेस के बन रहे हैं, पापा के नहीं। पापा ने जो 20 लाख रुपए दिए वो तो उन्होंने मान लिया कि डूब गए, क्योंकि आपको दे दिए, वो तो गए, वो नहीं आते अब। ठीक है, तो वो तो अपने डायरी में लिख रहे हैं कि 20 लाख रुपए दे दिए अपने बेटे को या अपनी बेटी को, वो तो गया। अब आप सोचो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। आपके बिजनेस में 20 लाख रुपए इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 20 लाख रुपए इंक्रीज हो गए, तो सबसे पहले कैश तो होगा इंक्रीज। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये वर्ड्स को मेरे, अकाउंट्स बनते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। घर से तो कैश डिक्रीज हुआ, दैट इज फाइन, वो डायरी में लिखा जा रहा है। बिजनेस में तो इंक्रीज हुआ, राइट। लेकिन अकाउंट्स में मैंने आपको कहा था 2 इम्पैक्ट होते हैं। इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, ये सोचो। कैश तो आ गया, लिख भी दिया, अब अकाउंटेंट कह रहा है सर दूसरा इम्पैक्ट क्या दिखाऊं, वो समझ में नहीं आ रहा। तो उसका दूसरा इम्पैक्ट होता है कैपिटल होगी इंक्रीज। कैपिटल क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आएगा आपको छोटा सा डाउट कि सर इन्वेस्टमेंट और कैश एक ही तो बात है, इसको आप अलग अलग क्यों दिखा रहे हो। ये एक बात नहीं है। अकाउंट्स के अंदर कैपिटल अलग होता है, कैश अलग होता है। कैसे, इसका रीजन है, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। सपोज आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, ठीक है, आपने पापा से मांगे 20 लाख रुपए कैश,
पापा ने दे दिया 20 लाख रुपए कैश। पापा ने आपसे ये पूछा कि बेटा क्या करेगा, तो आपने कहा पापा मैं शर्ट्स का काम करूँगा। तो पापा ने पूछा आपको आइडिया है शर्ट्स कहाँ से मिलती है, होलसेल पे? आपने कहा नहीं। तो पापा ने कहा बेटा चल शर्ट्स भी देखो मैं ला के दूंगा 5 लाख की, मेरी साइड से समझ। आपने कहा बहुत बढ़िया पापा, थैंक यू। तो पापा ने आपको 5 लाख की शर्ट्स ला के दी, ठीक है, 20 लाख कैश दिया, 5 लाख की शर्ट्स दी, कितने का सामान हो गया? 25 लाख। तो आपकी जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, जो आप बिजनेस में सामान लेके गए, वो कितने का हुआ? कैश प्लस गुड्स मिला के 25 लैक्स। और कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है टोटल इन्वेस्टमेंट, चाहे वो मनी की फॉर्म में हो या एसेट्स की फॉर्म में हो। याद आया? फर्स्ट पॉइंट देख लो, लिखवाया हुआ है। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, चाहे मनी की फॉर्म में हो या एसेट्स की फॉर्म में हो। तो कैपिटल मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में आपने लगाया, उसमें कैश भी है, गुड्स भी है। एक और एग्जांपल, सपोज आपके पापा ने 20 लाख कैश दिया और 5 लाख के गुड्स दिए। पापा ने पूछा इस सामान को रखेगा क्या, फर्नीचर है? आपने कहा नहीं है। पापा ने कहा चल फर्नीचर भी देखो मैं ला के देता हूँ। तो पापा ने फर्नीचर ला के दिया 3 लाख का। अब आप सोचो, जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, शुरुआत करने जा रहे हो, टोटल कितने की इन्वेस्टमेंट है आपकी? 25 प्लस 3 28 लाख। तो कैपिटल हो गई 28 लैक्स। कैपिटल मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में लगाया, ठीक है। तो कैपिटल हो गई बड़ी बात और कैश हो गया छोटी बात। कैपिटल में सब कुछ आता है जो बिजनेस में लगाया, क्लियर। अब अगर मान लो पापा ने आपको ये सब नहीं दिया, सिर्फ कैश दिया, सिर्फ कैश, तब क्या बोलोगे आप कि कैश आ गया 20 लैक्स और कैपिटल कितनी आ गई? 20 लैक्स, ठीक है। तो अगर पापा ने सिर्फ कैश दिया तो आप बोलोगे कैश इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज, क्लियर। तो कैपिटल एक बड़ी टर्म है और कैश छोटी टर्म है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया सिर्फ कैश के साथ तो दोनों बढ़ गए, राइट। अब आपके घर की बात करते हैं। आज जाके अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी आपकी कैपिटल कितनी है, कैपिटल मतलब जमा पूंजी कितनी है। तो आपकी मम्मी पता है क्या बोलेगी कि बेटा मेरे पास है कैश 10 लाख का, और जहाँ पे आप रह रहे हैं जो घर है, हाउस, वो भी मेरे नाम पे है, मतलब मम्मी के नाम पे, वो है 80 लैक्स का। फिर मम्मी बोलेगी बेटा जो ज्वेलरी पड़ी है, गोल्ड पड़ा है, वो भी मेरे नाम पे है, पापा के नाम पे तो होगा नहीं। तो मम्मी की टोटल जो कैपिटल है, टोटल जमा पूंजी कितनी है? 95 लैक्स, ठीक है। अब आप पापा से पूछना कि पापा आपके नाम पे क्या है, आपके पास कैपिटल कितनी है? तो पापा बोलेंगे बेटा जो मेरे वॉलेट में कैश है ना 10,000, बस वही मेरी कैपिटल है, ठीक है। तो मतलब कैपिटल के अंदर कैश भी आता है और बाकी बातें भी आती हैं। मम्मी के पास बाकी चीज़ें भी हैं, पापा के पास सिर्फ कैश है, ठीक है। नॉर्मली जो घर होते हैं ना वो मम्मी के नाम पे ही होते हैं, आप चेक कर लेना। और उसका रीज़न भी होता है। रीज़न ये होता है कि अगर कल को पापा ने कोई लोन लिया, ठीक है, और वो लोन पे ऑफ नहीं कर पाए, लोन पे ऑफ नहीं कर पाए, तो आपका घर नहीं बिकेगा अगर वो मम्मी के नाम पे है तो। दोबारा सुनना, पापा ने कोई लोन लिया, ठीक है, और वो लोन पे ऑफ नहीं कर पा रहे, अगर घर पापा के नाम पे है तब तो वो बिक जाएगा, उसको सेल करवा देंगे वो लोग। लेकिन अगर मम्मी के नाम पे है तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। दूसरी बात, जो हाउस टैक्स होता है ना वो लेडीज़ के लिए थोड़ा सा कम होता है जेंट्स के मुकाबले, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मली घर मम्मी के नाम पे होते हैं या दादी के नाम पे होते हैं, आप लोग चेक कर लेना। तो पॉइंट क्या था, कैपिटल बड़ी बात है और कैश छोटी बात है, कैश उसके अंदर ही आता है, ठीक है। बट अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया सिर्फ कैश के साथ तो कैश इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, क्लियर। अब आप लोग 2 मिनट ये सारा रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं अब। तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का, और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बट एक बात मेरी ध्यान से सुनना पहले, जो आपकी बुक के पहले के 4 चैप्टर्स हैं अकाउंट्स के, वो थ्योरी के हैं, वो ये नहीं हैं। लेकिन अगर मैं थ्योरी करवाऊंगा आपको तो आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे विद अ प्रैक्टिकल चैप्टर। और प्रैक्टिकल चैप्टर वो है बुक का नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 जो बुक का है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन।
तो पहले के 4 चैप्टर थ्योरी के और फिर प्रैक्टिकल चैप्टर, बट हम स्टार्ट इससे करेंगे और आपके यूनिट टेस्ट में भी, आपके एफए में भी यही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले ये हेडिंग लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंट्स में ना एक इक्वेशन बनाई गई है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये अकाउंट्स में इक्वेशन बनाई गई है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आप अकाउंट्स किसी भी लेवल पे पढ़ाई कर लो, 11th पढ़ लो, 12th पढ़ लो, ग्रेजुएशन पढ़ लो, MBA कर लो, CA कर लो, ये जो इक्वेशन है ये कभी फेल नहीं होती, ये हमेशा ठीक प्रूव होगी। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसे बोल्ड करके मार्क कर लो। और आपको ये रटनी नहीं है, मैं अभी प्रूफ करूंगा कि ये कैसे ठीक होगी, ठीक है। जैसे आपने 10th में पाइथागोरस थ्योरम करी है ना, वो कभी गलत प्रूफ नहीं होती, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैसे ही ये कभी गलत प्रूफ नहीं होती। अगर इसमें कुछ भी एरर हुआ तो वो एरर हमारा होगा, इक्वेशन हमेशा टैली होगी, ये पक्का है, ठीक है। आई होप लिख ली होगी, ठीक है। इसको अभी प्रूफ करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। सबसे पहले आप लोग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, राम started business with cash rupees 10 lakhs, 10 लाख, 10 lakhs। 1 लाख में होते हैं 5 zeros, 10 लाख में 6 zeros। सेकेंड पॉइंट, he purchased goods for rupees 3 lakhs, आप प्रॉपर जीरोस में लिखना, लैक्स में वो LA मत लिखना, ठीक है। नो व्हाट्सएप लैंग्वेज है। पॉइंट नंबर 3, he purchased furniture for rupees 1 lakh, Point number 4, sold goods for rupees 1 lakh, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए आराम से, इसको मैं करवाऊंगा। बस ये इक्वेशन ध्यान रखना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको प्रूव करेंगे आज, क्लियर। सो गाइस अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। अभी आप लोग लिखना मत, यहाँ पे सिर्फ समझो, जब मैं पूरा क्वेश्चन कर दूंगा उसके बाद आप लिखना, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझो बस। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 lakhs। अब आप बताओ, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 2 बातें कौन सी होती हैं। जब बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा आया तो कैश हो गया इंक्रीज, और दूसरा क्या इंक्रीज बताया था, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल, राइट। और कैश क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी, कैश होता है एसेट। तो अब देखना कैसे करना है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन, और कैश आता है एसेट्स में। तो सबसे पहले एसेट्स के नीचे एक हेडिंग लिख देंगे कैश, और पहला पॉइंट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 lakhs। तो एक तो कैश इंक्रीज हो रहा है और एक कैपिटल इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब प्लस, तो कैश में लिख दो प्लस 10 lakhs और कैपिटल में लिख दो प्लस 10 lakhs, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने लिखा है परचेज गुड्स फॉर 3 lakhs, 3 लाख के गुड्स खरीदे। और जब गुड्स खरीदते हैं तो 2 बातें क्या होती हैं, गुड्स इंक्रीज होते हैं और कैश डिक्रीज होता है। गुड्स आ गए, कैश कम हो गया, ठीक है। और गुड्स किस में आते हैं, एसेट्स में। तो गुड्स लिखो एसेट्स में, और गुड्स में लिख लो प्लस 3 लाख,
और कैश कम हो रहा है तो कैश हो गया माइनस, कैश हो गया -3 लाख। ठीक है, जैसे ही ये दो इक्वेशन बन जाएंगी मैथ्स की, इसे क्लोज कर दो और फिर आ जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करो, दो इक्वेशन जब भी हो जाएंगी सॉल्व करना है। 10 लाख में से 3 लाख गए, 10 लाख प्लस में है, 3 लाख माइनस में है। मैथ्स में आपको पता है प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस। तो 10 में से 3 गए तो कितना बचा, 7 लाख। गुड्स में कोई चेंजेस नहीं है तो ये तो 3 लाख ही है। इज इक्वल टू के उस साइड कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है तो ये तो प्लस 10 लाख ही है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो 7 + 3 कितना होता है, 10 इज इक्वल टू के उस साइड कितना है, 10। तो हो गया ना LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमेशा इक्वल ही प्रूव होगी। क्लियर, और आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है आपने, परचेज फर्नीचर फॉर 1 लाख। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी, वो भी एसेट होता है, कल को बिकेगा। तो फर्नीचर का एक और कॉलम आ जाएगा एसेट्स के अंदर। ठीक है, अब आप ये सोचिए अगर आपने फर्नीचर खरीदा 1 लाख का तो कैश बढ़ेगा या कम होगा। जब आप फर्नीचर खरीदोगे कैश तो कम हो गया और फर्नीचर बढ़ गया, तो कैश में हो गया माइनस, कैश हो गया -1 लाख और फर्नीचर में हो गया +1 लाख। गुड्स में नो चेंज। ठीक है, अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर इसी में प्लस कर देते, बट इसमें प्लस नहीं होता। गुड्स को अलग से रखो, फर्नीचर को अलग से रखो। रीजन, गुड्स मतलब वो आइटम जिसमें आप डील कर रहे हो, बाकी सारे आइटम्स को अलग रखो। ठीक है, फिर से दो इक्वेशन हो गई, फिर से इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये बन जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन, 7 - 1 6 लाख प्लस 3 लाख, गुड्स में नो चेंज, प्लस 1 लाख, फर्नीचर तो 1 लाख का हो ही गया, और उस साइड क्या है प्लस 10 लाख। चेक कर लें फिर से, 6 + 3 9, 9 + 1 10, उधर भी कितना है 10, फिर से इक्वल। लास्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख। अगर आपने गुड्स बेचे तो गुड्स तो हो गए कम, क्योंकि गुड्स तो बिक रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और क्या आ गया, पैसा आ गया, तो कैश बढ़ जाएगा। तो 4th पॉइंट बन गया, कैश में प्लस और गुड्स में माइनस। ठीक है, फिर से क्लोज कर देते हैं। न्यू इक्वेशन बन गई आपकी, 6 + 1 7 लाख प्लस 3 में से 1 गए, 2 लाख के गुड्स बचे, प्लस 1 लाख इज इक्वल टू के उस साइड प्लस 10 लाख। ठीक है, ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन। अब फाइनली आंसर चेक कर ले अपना, 7 + 2 9, 9 + 1 10, और इज इक्वल टू के उस साइड कितना है 10। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। बट आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये तो मैं खाली आपको प्रूफ करवा रहा था। LHS इज इक्वल टू RHS लिखने की नीड नहीं है, बट ये हमेशा इक्वल ही आएगा। अगर ये इक्वल आ गया तो अकाउंटिंग क्वेश्चन आपकी ठीक है। क्लियर, सो दिस इज योर प्रैक्टिकल चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये आज हमने किया इसका पहला क्वेश्चन। एक बार मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है, इसमें कुछ और भी आता है, कुछ लिखना भी पड़ता है, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज सिर्फ बेसिक सीखने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। आई होप लिख लिया होगा। अब आज के लिए इतना काफी है, एज आज आपकी फर्स्ट क्लास थी तो आज ज़्यादा नहीं करेंगे। आज की क्लास से आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9999175087। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।